नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के पारा शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, खतरे में 1000 की नौकरी। झारखंड में न्यूनतम अर्हता पाने वाले सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें जिन सहायक अध्यापकों के न्यूनतम अर्हता के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। जिलों से कहा गया है कि वे ऐसे सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। सर्टिफिकेट जाँच में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापक का मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी थी, लेकिन ऐसे शिक्षकों के स्नातक के प्रमाण पत्रों की भी जांच की गई। वहीं स्नातक प्रशिक्षक सहायक अध्यापक का मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी थी। इसके बावजूद ऐसे शिक्षकों के स्नातकोत्तर के सर्टिफिकेट की भी जांच की गई है। इसमें पहली से 5वीं से सहायक अध्यापक का स्नातक और 6ठी से 8वीं के सहायक अध्यापक का स्नातकोत्तर का सर्टिफिकेट फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर कार्रवाई की जानी थी। शिक्षा विभाग ने न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापक पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने अब सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे वैध संस्थान से न्यूनतम अर्हता सही पाए गए सहायक अध्यापकों के मामले में अविलंब नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही की जाने वाली कार्रवाई से जेईपीसी को अवगत कराया जाए। चाईबासा में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर सहित रांची में दी जाएगी अंतिम सलामी। राउरकेला में 2 भर्ती। शुक्रवार की देर शाम झारखंड के चाईबासा मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा आईईडी विस्फोट किया गया था। जानकारी के अनुसार नक्सलियों के प्रतिरोध सप्ताह के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से चलाए जा रहे सघन अभियान के बीच यह घटना घटी। इस विस्फोट में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर वीरगति को प्राप्त हो गए। हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर असम के नगांव जिले के निवासी थे। सीआरपीएफ 60वीं बटालियन के कमांडेंट अंबुज मुथाल ने जवान के शहीद होने की पुष्टि की है। इस विस्फोट में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर के साथ सीआरपीएफ की F60 बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गगराई घायल हो गए थे। तीनों को राउरकेला के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर ने अंतिम सांस ली है। वहीं 2 अन्य का इलाज जारी है। विस्फोट में घायल सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गगराई खरसावा विधायक दशरथ गागराई के भाई हैं। आईईडी विस्फोट के बाद भी इक्का दुक्का फायरिंग जारी रही। घटना की सूचना मिलते ही मनोहरपुर पुलिस की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल टीम और एम्बुलेंस लेकर मौके के लिए रवाना हो गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 15 मिनट तक मुठभेड़ भी चली है। सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी कर रहे हैं। मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत सारंडा में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में विगत मार्च महीने से अब तक सुरक्षा बलों के 11 अधिकारी और जवान चपेट में आए हैं। झारखंड की जेलों में कक्षपाल के 29 पदों पर नियुक्ति, आचार संहिता के कारण जमशेदपुर की प्रक्रिया रद्द। झारखंड की जेलों में रिक्त पदों को भरने के लिए संविदा के आधार पर कक्षपालों की नियुक्ति की जाएगी। कारा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगी, जिसके तहत कुल 29 पदों पर कक्षपालों को नियुक्त किया जाएगा। इनमें 27 पद पुरुष कक्षपालों के लिए और 2 पद महिला कक्षपालों के लिए आरक्षित है। इस नियुक्ति की प्रक्रिया 11 नवंबर को गढ़वा जेल में आयोजित की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया कि यह नियुक्ति शुरुआत में 1 साल की अवधि के लिए होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया भी जा सकेगा। इन पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मियों को प्रतिमाह 20,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही उन्हें साल में 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश भी देना होगा। इस बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जमशेदपुर में कक्षपालों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। जमशेदपुर में घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस वजह से केंद्रीय कारा घागेडीह जमशेदपुर में आयोजित होने वाले नियुक्ति कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पाकुड़ में स्टोन चिप्स लदा हाईवा घर में घुसा, मौके पर बुजुर्ग की मौत। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के बिंदाडीह गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां स्टोन चिप्स लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। इस हादसे में घर में सो रहे 55 वर्षीय बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई है। हाईवा शहर ग्राम की ओर से आ रही थी, तभी बिंदाडीह गांव में यह अनियंत्रित हो गई और एक घर में घुस गई। हादसे के दौरान बुजुर्ग हाईवा के चपेट में आ गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने डांगापाड़ा शहर ग्राम मुख्य सड़क को जाम कर दिया और मृतक के शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
झारखंड में मौसम सामान्य रहेगा, बारिश के आसार नहीं। 14 अक्टूबर से मानसून की वापसी संभव, रात के तापमान में होगी गिरावट। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में झारखंड से मानसून की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना से मानसून की वापसी के अनुकूल हालात बन गए हैं। विभाग ने संकेत दिया है कि राज्य से 13 से 14 अक्टूबर के बीच मानसून की औपचारिक वापसी हो सकती है। वहीं हरियाणा और पश्चिम बंगाल के आसपास बने चक्रवाती सिस्टम के कारण शुक्रवार को रांची में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहा। हालांकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा और केवल कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रही। शुक्रवार की सुबह रांची समेत कई इलाकों में हल्की धुंध देखी गई है। पूरे राज्य में केवल गुमला जिले में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि बाकी क्षेत्रों में वातावरण थोड़ा नम रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में किसी बड़े बारिश का सिस्टम का प्रभाव नहीं रहा। इसी वजह से अब पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो रही हैं, जो मानसून की विदाई का संकेत है। अगले 3 दिनों में बादल पूरी तरह छट जाएंगे और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। धनबाद के मां मंगल चंडी मंदिर में आग, बजरंगबली और भगवान शिव के मंदिरों में नुकसान, स्थानीय लोगों ने काबू पाया। झरिया के 4 नंबर टैक्सी स्टैंड के पास स्थित सैकड़ों साल पुराने मां मंगल चंडी मंदिर में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। इस घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि आग मंदिर के बगल में स्थित पूजा समिति के कार्यालय से शुरू हुई है, जिसमें बड़ी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे। आग वेंटिलेटर के रास्ते मंदिर परिसर तक फैल गई। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत शोर मचाया और पुलिस तथा अग्निशमन विभाग को सूचना दी। झरिया पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही स्थानीय निवासी और मंदिर समिति के सदस्य मिलकर आग पर काबू पाने में सफल हो गए थे। पुजारी ने बताया कि इस प्रयास से आग को फैलने से रोका जा सका और बड़ी तबाही टली है। इसके बावजूद मंदिर परिसर में स्थित बजरंगबली और भगवान शिव के मंदिरों को भारी नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आने से मंदिर के टाइल्स, बिजली की वायरिंग, पंखे, बल्ब और कुछ मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पुजारी ने बताया कि इस हादसे में लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। जेपीएससी ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी परीक्षा के संशोधित मॉडल उत्तर जारी किए। झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य, चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आयोजित खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग द्वारा यह परीक्षा 27 मई 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें पूछे गए प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्रों के मॉडल उत्तर पहले ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। इन मॉडल उत्तरों पर आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे, जिनकी अंतिम तिथि 10 जून 2024 रखी गई थी। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद आयोग ने विशेषज्ञों के परामर्श से संशोधित मॉडल उत्तर तैयार किए हैं, जो अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। संशोधित मॉडल उत्तर जांचने के लिए अभ्यर्थी जेपीएससी के होम पेज जाकर फूड सेफ्टी ऑफिसर विज्ञापन संख्या 18/2023 लिंक पर क्लिक करें और जो पेज खुलेगा उसमें आखिरी लिंक पर जाकर उत्तर मिलाकर जांच कर सकते हैं। जेपीएससी ने यह भी उल्लेख किया है कि आयोग पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी प्रासंगिक सूचनाएं समय पर वेबसाइट पर जारी करता रहेगा। झारखंड में दंत चिकित्सक सीधी नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित दंत चिकित्सक सीधी नियुक्ति परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2025 को संपन्न साक्षात्कार के उपरांत परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। यह परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रकाशित परीक्षाफल में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संज्ञान में आने पर उससे संबंधित सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। अभ्यर्थी अपनी चयन स्थिति जांचने के लिए आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाएं, वहां रिक्रूटमेंट ऑफ डेंटल डॉक्टर्स नामक लिंक पर क्लिक करें और खुले हुए पेज पर सबसे अंतिम लिंक फाइनल रिजल्ट पर जाएं। इस लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी यह देख सकते हैं कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं। सभी दवा दुकानों को लगाने होंगे जीएसटी घटने के पोस्टर, लोगों को भी किया जाएगा जागरूक। भारत सरकार ने विभिन्न दवाओं में जीएसटी की दर घटाई है। इसका लाभ आम नागरिकों को मिल सके, इसे लेकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। दवा दुकान संचालक अधिक जीएसटी वसूल नहीं सके, इसके लिए उन्हें अपनी दुकान में जीएसटी की दर घटने के पोस्टर लगाने होंगे, ताकि आम नागरिकों को इसकी जानकारी रहे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए निर्देश सभी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन को दिए हैं। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने एसोसिएशन को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा जीएसटी की दर घटाए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने एसोसिएशन को अपने सभी सदस्यों, थोक एवं खुदरा दवा दुकानदारों को इसे लेकर पोस्टर लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है, ताकि जीएसटी घटने का लाभ मरीजों को मिल सके। जमशेदपुर जेल शिफ्ट होगा अपराधी मयंक सिंह, सुरक्षा कारणों से रामगढ़ जेल से हटाया जा रहा। कई जिलों में दर्ज है
गंभीर मामले। झारखंड पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अब जमशेदपुर के घाघेडिया सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जेल आईजी सुदर्शन मंडल के मुताबिक इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे वहां रखना जोखिम भरा माना गया है। विदेश से गिरफ्तार किए गए झारखंड के पहले अपराधी मयंक सिंह की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। अजरबैजान से प्रत्यर्पण के बाद उसे रामगढ़ जेल में रखा गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने इसे असुरक्षित बताते हुए सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने की सिफारिश की थी। इसके बाद जेल आईजी ने आदेश जारी करते हुए मयंक को अति सुरक्षित घाघेडिया जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फर्श पर प्रसव, नवजात की मौत, परिजन बोले 2 घंटे तक डॉक्टर नहीं पहुंचे न नर्स। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में फर्श पर महिला का प्रसव के बाद करीब 2 घंटे तक डॉक्टर व नर्स के नहीं पहुंचने से नवजात की मौत हो गई है। उक्त आरोप मरीज के परिजनों ने लगाते हुए हंगामा किया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आरोप गलत है। अस्पताल आने से पहले महिला के गर्भ में बच्चे की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने महिला की जान बचाई। जानकारी के अनुसार घाटशिला के बनकाटी गांव निवासी वीरू टूडू की पत्नी को शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। इसके बाद सुबह करीब 3:30 बजे वीरू अपनी पत्नी शुरुमनी मुर्मू को घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लाया था। वीरू टूडू के अनुसार अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं था। ऐसे में प्रसव पीड़ा से तड़प रही पत्नी को फर्श पर कपड़ा बिछाकर लिटाना पड़ा। उनका आरोप है कि पत्नी के प्रसव के बाद सुबह 6:30 बजे तक न डॉक्टर पहुंचे और न नर्स। सफाई कर्मी ने भी नवजात को नहीं उठाया। इससे नवजात की मौत हो गई। हंगामा करने पर डॉक्टर व नर्स पहुंचे। परिवार ने नवजात की मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार बताया। घटना की जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता मईसा हांसदा, मंगल मार्डी और सांखो मुर्मू अस्पताल पहुंचे। परिजनों व डॉक्टर रचनंदा सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी उपायुक्त और सिविल सर्जन को देंगे ताकि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार हो सके। रामगढ़ के भदानी नगर में महिला का शव मिला। पुलिस ने हत्या की आशंका पर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रामगढ़ के भुरकुंडा भदानी नगर 4 लेन पर चैनगढ़ा ब्रिज के पास एक महिला का शव मिला है। भदानी नगर थाना क्षेत्र के चैनगढ़ा स्थित मदन कुट्टी दुकान के पास आज सुबह शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका का मायका कौवा बेड़ा में है और ससुराल बासल घाघरा में। बताया जा रहा है कि महिला रामगढ़ में सत्संग सुनने गई थी और लौटते समय यह घटना हुई है। यह पूरी घटना कुट्टी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फुटेज में महिला को सुनसान जगह पर खड़ा देखकर एक ट्रक ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी रोककर उससे बात की। हालांकि इसके बाद का फुटेज स्पष्ट नहीं है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अफीम के खिलाफ अभियान शुरू। पहले जन जागरूकता, उसके बाद होगी एफआईआर और गिरफ्तारी। खुंटी में अफीम की खेती को लेकर हुई कार्रवाई के बाद प्रशासन इस वर्ष पहले से ही ग्रामीणों तक पहुंच बनाकर उन लोगों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक कर रही है। इस अवैध खेती के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है। जन जागरूकता अभियान के बाद भी अगर ग्रामीण अफीम की खेती करते हैं तो इस साल भी अफीम उगाने वालों को जेल भेजा जाएगा। जिले में साल 2024-25 में अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। 85 एफआईआर दर्ज कर 105 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया था। यही नहीं, 14,306 एकड़ भूमि में लगी फसलों को नष्ट करते हुए 10,000 से ज्यादा जीआर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस बार जिले में अफीम की खेती कोई न करे, इस लक्ष्य को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस लगातार काम कर रही है। अफीम की खेती के खिलाफ संभावित इलाकों में पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खासकर उन इलाकों में जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है जिन इलाकों में कभी अफीम की खेती हुई थी। झारखंड महिला कांग्रेस की कमान फिर से गुंजन सिंह के हाथों में। अलका लांबा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी और 10 नए जिलाध्यक्षों के नाम किए जारी। रांची में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नई प्रदेश कार्यकारिणी और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। अलका लांबा ने तत्काल प्रभाव से पूर्व की झारखंड राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की वर्तमान नियुक्ति को भंग करते हुए देर रात नई प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। यह कमेटी तत्काल प्रभाव से लागू है। झारखंड महिला कांग्रेस की कमान फिर से एक बार गुंजन सिंह को ही सौंपी गई है। नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष के अलावा 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 11 महासचिव, 7 सचिव एवं 10 जिलाध्यक्षों का नाम शामिल है। नई प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी गठन के बाद अपने संदेश में अलका लांबा ने कहा कि इससे संगठन और अधिक सुदृढ़ एवं सक्रिय होगा। अभी एक ही विमान, छठ पर पटना व दरभंगा के लिए स्पेशल उड़ान की मांग।
महापर्व छठ झारखंड व बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस मौके पर झारखंड से हजारों लोग छठ व्रत करने के लिए बिहार जाते हैं। बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इन दिनों फुल हो चुकी हैं। वहीं विमान सेवा के नाम पर रांची एयरपोर्ट से पटना के लिए सिर्फ एक उड़ान नियमित है। रांची एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख सदस्य अजय मारू ने कहा कि हमने नागरिक उड्डयन मंत्री को बिहार के लिए रांची से कम एक और उड़ान सेवा शुरू कराने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में खासकर छठ महापर्व का जिक्र करते हुए आग्रह किया कि पटना, दरभंगा और गया के लिए स्पेशल उड़ान शुरू कराया जाएगा। दृष्टि ट्रैवल के संचालक शैलेश अग्रवाल ने बताया कि छठ पर पटना जाने के लिए काफी इंक्वायरी आ रही है। प्रतिदिन कम से कम 50 लोग इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। रांची से पटना की एकमात्र फ्लाइट के 90% टिकट बुक हो चुके हैं। छठ के आसपास रांची से पटना का किराया 4,000 से 6,000 रुपए के बीच है, जबकि सामान्य दिनों में यह 3,000 रुपए होता है। जन वितरण केंद्रों में ई-पॉस मशीनों में 3 माह में लगेगा 4G नेटवर्क। डॉक्टर इरफान अंसारी। राज्य भर के खाद्य आपूर्ति विभाग ने जन वितरण प्रणाली में सुधार को लेकर 3 महीने के भीतर सभी जन वितरण केंद्रों के ई-पॉस मशीनों में 4G नेटवर्क लगाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को कड़रो स्थित JSFS भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा कि वर्षों से नेटवर्क की समस्याओं के कारण राज्य भर में कई लाभुकों को अनाज मिलने में परेशानी हो रही है, लेकिन अब यह दिक्कत खत्म होगी। मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को आगामी 3 महीने के अंदर सभी जिलों में 4G नेटवर्क आधारित ई-पॉस मशीन लगाने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी लाभुक को वितरण में कठिनाई न हो। इसके साथ ही मंत्री ने राज्य के लगभग 9 लाख लाभुकों को PDS दुकानों में दीपावली पर चीनी देने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 महीनों से चीनी नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कहा कि जनता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि चीनी आपूर्तिकर्ताओं को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे चीनी की त्योहारों से पूर्व वितरण सुनिश्चित करें। दिलीप कुमार राठौड़ बने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के व्यय प्रेक्षक। दिलीप कुमार राठौड़ घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए व्यय प्रेक्षक बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने उनकी प्रतिनियुक्ति की सूचना राज्य निर्वाचन कार्यालय और जिला प्रशासन को भेज दी है। वे 13 अक्टूबर से शुरू नामांकन से पूर्व जमशेदपुर और फिर घाटशिला पहुंच जाएंगे। उन्हें प्रत्याशियों और दलों के द्वारा चुनाव में किए जा रहे खर्च पर निगरानी रखने का दायित्व दिया गया है। वे भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 2012 बैच के अधिकारी हैं। बोकारो बनेगा दिव्यांग शिक्षा का केंद्र। झारखंड बिहार का पहला विकलांग कॉलेज 3 दिसंबर से होगा शुरू। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बोकारो अब एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है। इस्पात नगरी में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए झारखंड और बिहार का पहला विकलांग कॉलेज खुलने जा रहा है। सेक्टर 5 स्थित आशालता विकलांग केंद्र में आगामी 3 दिसंबर को इस कॉलेज का शुभारंभ किया जाएगा। कॉलेज के प्रारंभिक चरण में आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिला प्रशासन संस्थान को हर संभव सहयोग देगा ताकि यह कॉलेज सफलतापूर्वक संचालित हो सके। संस्थान के फाउंडर डायरेक्टर BS जायसवाल ने बताया कि केंद्र के कई छात्र पहले से ही SBI, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन 10वीं के बाद उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई विद्यार्थियों की पढ़ाई अधूरी रह जाती थी। उसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह कॉलेज शुरू किया जा रहा है। बिजली चोरी में 1297 पर केस। रांची में 94 मामले। JBVNL की APT टीम ने राज्य भर के 8,893 घरों में की छापेमारी। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग सख्त है। JBVNL APT टीम के द्वारा गठित 119 टीमों ने 3 दिनों तक बिजली चोरी रेड चलाया, जिसमें रांची समेत राज्य के 17 सर्किल अंतर्गत 8,893 उपभोक्ताओं के ठिकाने पर रेड की गई, जिसमें कुल 1,297 लोग बिजली चोरी करने में पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ विभाग ने FIR दर्ज कराया है। आरोपियों पर कुल 215.12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी के मामले में सबसे अधिक 1,303 लोगों के घर और प्रतिष्ठानों में रेड डाला गया। इसमें कुल 101 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम कोडरमा में 208 रेड में कुल 44 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि राजधानी रांची में कुल 961 रेड डाली गई, जिसमें 94 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा FIR डाल्टनगंज में 125 लोगों पर किया गया है। इधर रांची के एक उपभोक्ता सेवानिवृत्त सैनिक लोकमाला रेजेंसी हिसाग निवासी रोशन कुमार झा ने रांची अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर बिजली चोरी की सूचना दी है। रांची के ITI सरकारी और बिरसा बस स्टैंड का होगा कायाकल्प। 48.72 करोड़ की राशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहरीकरण के काम में तेजी लाने के क्रम में राजधानी रांची के तीनों बस टर्मिनलों का राष्ट्रीय मानक के आधार पर आधुनिकता के साथ सुविधा युक्त नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदेव कुमार ने तीनों बस स्टैंड के लिए कुल लगभग
47.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मंत्री ने जुडको को अविलंब निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश भी दिया है। वर्तमान में बिरसा मुंडा बस टर्मिनल को छोड़कर ITI और सरकारी बस डिपो की स्थिति गंभीर है। सरकारी बस डिपो वर्ष 1962 से 1970 के बीच का बना है, जो एकदम जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। ITI बस स्टैंड भी पुराना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री ने ITI बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ और बिरसा बस स्टैंड के लिए 3.76 करोड़ व्यय की मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दिल्ली की परामर्श संस्था मॉस एंड वायर्ड ने तीनों बस स्टैंड का DPR तैयार कर लिया है। वर्तमान में ITI बस स्टैंड यात्रियों के लिए सुविधाएं नाम मात्र की हैं, स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन वर्तमान डिजाइन में यात्रियों की सुरक्षा के साथ सुविधा का हर ख्याल रखा गया है। यह कुल 3 एकड़ में बना है। 12,285 वर्ग मीटर उपलब्ध भूमि के ग्राउंड फ्लोर पर 2,330 वर्ग मीटर पर टर्मिनल भवन बनेगा तथा प्रथम तल पर 880 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य होगा। इसके अलावा ड्राइवर कैंटीन 145 वर्ग मीटर में बनेगा। बसों के मेंटेनेंस के लिए 245 वर्ग मीटर में शेड होगा। यहाँ एक बार में 2 बसों का शेड रखाव हो सकता है। गार्ड रूम होगा। बसों एवं यात्रियों के आवागमन के लिए 2 स्लाइडिंग प्रवेश द्वार भी बनेंगे। हाइवा की चपेट में भैंस घायल, विरोध में 20 घंटे ट्रांसपोर्टिंग ठप। बस्ताकोला कोल्डम से BNR साइडिंग होने वाले ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर बस्ताकोला 7 नंबर के पास गुरुवार की शाम कोयला लदे एक हाइवा की चपेट में आकर एक भैंस घायल हो गई। उसके बाद गुस्साए भैंस मालिक व स्थानीय लोगों ने बस्ताकोला 7 नंबर के पास ट्रांसपोर्टिंग कार्य को ठप कर दिया। लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। उससे हाइवा की लंबी कतार लग गई। शुक्रवार की शाम आंदोलनकारियों व हाइवा मालिक दिलीप सिंह के बीच वार्तालाप हुई। उसमें 40,000 मुआवजा देने पर सहमति बनी है। इसके बाद घायल भैंस को लोग उठाकर ले गए। भैंस चांद्रमारी कोलियारी के अशोक यादव की है। आंदोलन से 20 घंटे ट्रांसपोर्टिंग ठप रही। लोगों ने जिला प्रशासन से बेलगाम हाइवा की रफ्तार पर रोक लगाने का, मार्ग पर नियमित जल छिड़काव की मांग की है। धनतेरस से पहले रांची में सोना चांदी के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड। 5 दिन में 4,500 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। धनतेरस से पहले रांची के सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों ने नया कीर्तिमान बना लिया है। बीते सिर्फ 5 दिनों में सोने की कीमत में 4,500 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5 अक्टूबर को जहां सोना 1,09,700 प्रति 10 ग्राम था, वहीं 10 अक्टूबर को यह बढ़कर 1,14,200 रुपए तक पहुंच चुका है। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी 12,000 प्रति किलोग्राम की छलांग देखने को मिली है। 10 अक्टूबर को चांदी 1,66,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे ऊंची कीमत मानी जा रही है। विगत वर्ष 10 अक्टूबर 2024 को रांची में सोना 70,300 और चांदी 91,000 प्रति किलोग्राम पर थी। यानी एक साल में सोने की कीमत में लगभग 63% और चांदी में 82% का इजाफा हुआ है। जानकारों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, डॉलर में कमजोरी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के चलते यह उछाल देखने को मिली है। ACB को मिला सबूत, विनय चौबे ने किया नियम विरुद्ध कार्य। विनय सिंह और उनकी पत्नी को हुआ लाभ। ACB फिलहाल IS विनय चौबे के हजारीबाग DC रहते हुए वहां हुए 2 भूमि घोटालों की जांच कर रही है। पहला मामला सेवायत भूमि के नियम विरुद्ध खरीद बिक्री से जुड़ा है, जिसकी कांड संख्या 9/2025 है। यह मामला ACB ने जुलाई महीने में दर्ज किया था। इस केस में विनय चौबे के साथ उनके करीबी माने जाने वाले ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह भी आरोपी हैं। दूसरा मामला वन भूमि के नियम विरुद्ध खरीद बिक्री और म्यूटेशन का है, जिसकी कांड संख्या 11/2025 है। इस केस में विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और तत्कालीन CEO अलका कुमारी के कबूलनामे के बाद IS विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ना भी तय माना जा रहा है। अपने इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही मामलों में ACB की जांच में विनय चौबे और विनय सिंह की भूमिका को लेकर क्या बातें सामने आई हैं। ACB की अब तक की जांच में यह बात सामने आई कि जिस सेवायत भूमि की खरीद बिक्री 23 लोगों को कर दी गई है, विनय चौबे ने DC रहते उसकी रजिस्ट्री का आदेश पारित किया था और इस कार्य के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या 1346 को हथियार बनाया गया था। बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। चाईबासा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग मुफस्सिल थाना के बाई हाथू के पास 37 वर्षीय मंगलदास की मनीला बस के चपेट में आने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात के लगभग 8:15 पर मृतक बाईपास के पास पैदल सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान रांची की ओर से आ रही मनीला बस के चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। लगभग 3 से 4 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया। घटना की सूचना पाते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी चंद्रशेखर दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटाया गया। बताया जाता है कि मृतक के परिजनों को क्रियाकर्म के लिए प्रशासन की ओर से 10,000 रुपए दिए गए हैं। पुलिस देर रात में ही शव को घटना स्थल से उठाकर सदर अस्पताल लाई और पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया गया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
वन देवी के सामने शिकारियों ने डाले हथियार, गुलेल और फंदा भी किया जमा। पलामू में वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी क्षेत्र में वन देवी के समक्ष शिकारियों ने 23 हथियार सरेंडर किए हैं। इस दौरान शिकारियों ने दर्जनों गुलेल और वन्य जीवों के शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे को भी जमा किया है। दरअसल वन्य जीव सप्ताह को लेकर ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन देवी की मूर्ति की स्थापना किया और पूजा अर्चना भी शुरू कर दी थी। पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की तरफ से ग्रामीणों से अपील की गई थी कि शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियार को वह जमा कर दें। हथियार जमा करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी आश्वासन के बाद पलामू टाइगर दक्षिणी क्षेत्र गारू में सभी ने अपने हथियार वन देवी के समक्ष सरेंडर कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने वन्य जीव के शिकार में इस्तेमाल होने वाले 9 फंदे एवं दर्जनों गुलेल भी जमा किए हैं। वन्य जीव सप्ताह को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में वन देवी की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। फर्नीचर दुकानदार राहुल रंजन लापता, तलाश में परिजन बेहाल, सूचना देने पर 21,000 का इनाम। रांची के चानो थाना क्षेत्र के ओपा गांव निवासी राहुल रंजन उम्र लगभग 40 साल बीते 8 अक्टूबर 2025 से रहस्यमय तरीके से लापता हैं। राहुल रंजन राहुल फर्नीचर हाउस नामक दुकान के मालिक हैं और अंतिम बार काले रंग की टी शर्ट और काले जींस में अपनी दुकान से निकलते हुए देखे गए थे। परिजनों के अनुसार उस दिन सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अपने घर वालों और दुकान के किसी भी कर्मचारी को बिना कोई जानकारी दिए दुकान से बाहर कदम रखा और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला है। उनका मोबाइल फोन दुकान में ही पाया गया है, जिससे संपर्क कर पाना संभव नहीं हो सका। राहुल को 9 और 10 अक्टूबर को राय बाजार खलारी क्षेत्र में देखे जाने की अपुष्ट सूचना मिली है, लेकिन उसके बाद कोई भी सुराग नहीं मिला है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।